रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। जल्दी से, क्या बात है। ओके। ठीक है, सारे इंटरफेरेंस की कहानी से यहाँ पे हम अपनी स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। तो जब हम कल बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में जब हम बात कर रहे थे अबाउट आरएन इंटरफेरेंस, तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई थी। यहाँ पे जो आपकी कहानी है उसके अंदर आपका यहाँ पे जो निमेटोडा है, दैट इज माय माइलोडोजाइना इनकॉग्निशिया। अब ये जो आपका निमेटोडा यहाँ पे होगा, ये बेसिकली इन्फेक्ट करता है आपके टोबैको प्लांट को। उससे टोबैको प्लांट की ग्रोथ नहीं होती, उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। अगर कोई पूछे कि टोबैको प्लांट में कहाँ ग्रो अफेक्ट कर रहा है, द आंसर रूट्स। रूट्स में जाके टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, और उससे टोबैको प्लांट की ग्रोथ आपके यहाँ पे नहीं हो पाती। अब हमने देखा था कि जब भी हम आरएनए इंटरफेरेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप सीखते हो, समझते हो समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और वो कैसे हमारी मदद कर सकता है इस इंफेक्शन से बचाने के लिए। सो हमने यहाँ पे देखा था कि जब हम आरएनए इंटरफेरेंस की बात करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए में से उसका इस्तेमाल करके, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का इस्तेमाल करके हम एक स्पेसिफिक एमआरएनए को खत्म कर सकते हैं। वी कैन एक्चुअली गो एंड क्लीव अ स्पेसिफिक एमआरएनए। अब ये बात हमने देखी थी कि अगर कोई डीएनए में से आरएनए बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है, तो उसमें से आपका प्रोटीन भी बनेगा। और आप ये सोचो कि ये जो प्रोटीन बन रहा था, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अगर कभी डबल स्टैंडर्ड आरएनए आके अगर इस एमआरएनए को खत्म कर देता है, अगर आपका डबल स्टैंड आरएनए बनता है आपके सेल के अंदर, और अगर ये आके यहाँ पे जैसे वो खत्म कर रहा है, इट इज कमिंग एंड इफ इट इज किलिंग द एमआरएनए, तो उससे क्या होगा? अगर एमआरएनए ही खत्म हो जाएगा, तो आपका प्रोटीन भी आप वहां पे बन नहीं पाएगा। यही लॉजिक के हिसाब से, या यही प्रिंसिपल के हिसाब से हम यहाँ पे हमारे निमिटोडा को यहाँ पे मारेंगे। सो यूजिंग दिस लॉजिक, यूजिंग दिस प्रिंसिपल, आई एम गोइंग टू किल माई निमिटोडा, जो मेरे प्लांट्स के रूट्स में जाके इन्फेक्ट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो याद रखना है कि हमारा प्लांट इन्फेक्टेड है, प्लांट के अंदर निमिटोडा जाके ग्रो कर रहा है। तो उस प्लांट के अंदर हमें पहले पहुंचाना होगा एक स्पेसिफिक जीन। अगर हम चाहते हैं कि प्लांट का डीएनए बनाए डबल स्टैंडर्ड आरएनए, तो हमें उस प्लांट के डीएनए के अंदर पहुंचाना पड़ेगा एक स्पेसिफिक जीन। और वो स्पेसिफिक जीन पहुंचाने के लिए हमारे यहाँ पे मदद करेगा आपका एग्रोबैक्टीरियम। आप जानते हो कि एग्रोबैक्टीरियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो जनरली आपके प्लांट्स को इन्फेक्ट करता ही है, ये वेल नोन है उसके लिए। इसके अंदर हमारा टीआई प्लाज्मिड भी होता है। तो इसी एग्रोबैक्टीरियम को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे टी डीएनए के बजाय हम लोग यूज करेंगे हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक जीन। तो हमने टीआई प्लाज्मिड को बाहर निकाला और उसके अंदर हमने लगा दिया हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक जीन, हमने यहाँ पे उसे लगा दिया। एक बार मैंने यहाँ पे अपना स्पेसिफिक जीन यहाँ पे लगा दिया, नाउ दिस बैक्टीरिया विल इन्फेक्ट द प्लांट। और उसके बाद क्या होगा? आपके प्लांट के जीनोम के अंदर आपके स्पेसिफिक जीन्स जाके लग जाएंगे। तो बैक्टीरिया की मदद से हमने हमारे प्लांट के अंदर, टोबैको प्लांट के अंदर, वो स्पेसिफिक जीन्स पहुंचा दिए। जैसे ही मैंने वहां पे स्पेसिफिक जीन्स पहुंचा दिए, अब क्या होगा? इन स्पेसिफिक जीन्स में से बन के निकलेगा आपका यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए। सो दो स्टैंड आरएनए के यहाँ पे बन के निकलेंगे इन जीन्स में से। जैसे ही आपके यहाँ पे दो स्ट्रैंड बन के निकलते आरएनए के, इन दो स्ट्रैंड्स को कट करेगा एक प्रोटीन जिसका नाम है आपका यहाँ पे डाइसर। सो डाइसर प्रोटीन जाएगा, उस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को जाके वो कट करेगा और आपको बना के देगा आपका यहाँ पे एसआई आरएनए। सो नाउ यू हैव अ न्यू आरएनए व्हिच इज फॉर्म्ड ओवर हियर, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज एसआई आरएनए। जैसे ही मेरा एसआई आरएनए यहाँ पे बन गया, ये एसआई आरएनए के साथ जाके लगेगा यहाँ पे एक प्रोटीन। से एक प्रोटीन जाके इससे यहाँ पे अटैच हो जाएगा। जैसे ही मेरा प्रोटीन ऐसे आरएनए के साथ जाके अटैच हो गया, दिस विल बी कॉल्ड एज माय रिस्क कॉम्प्लेक्स, या मैं इसे बोलूंगा रिस्क, में से यहाँ पे बोलूंगा आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये रिस्क मेरा यहाँ पे बन चुका है। जैसे ही मेरा रिस्क बन गया, अब देखो यहाँ पे क्या होगा। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक बार फिर यहाँ पे इस स्लाइड को समझ लो कि प्लांट के अंदर हमारा जीन पहुंच चुका है, स्पेसिफिक जीन, और वो अब प्लांट के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना रहा है। आप ऐसे सोचो कि अगर निमेटोडा इस प्लांट को आके खाएगा, सिंपल सी बात है, वो निमेटोडा इस प्लांट के अंदर ही रह रहा था, तो वो प्लांट के सेल को खत्म करेगा, खाएगा। तो जब मेरा निमेटोडा प्लांट के सेल्स को खाता है, तो उसके पेट में चला जाता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तब उसके पेट में चला जाएगा आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और फिर पूरा ये प्रोसेस होके वहां पे आपका पेट में, आई से पेट में, उसके सेल्स में चला जाएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए अल्टीमेटली। और वो अल्टीमेटली आपको बना के देगा आपका यहाँ पे आरआईएससी कॉम्प्लेक्स। अब आप सोचो कि अगर एक बार आपका आरआईएससी कॉम्प्लेक्स आपका बन गया, अज्यूम दैट कि यहां तक की कहानी हमने लास्ट क्लास में देखी थी,
ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यू हैव siRNA, आपका siRNA यहाँ पे हमारा था और इसके साथ जाके चिपक चुका है मेरे यहाँ पे प्रोटीन, यहाँ पे यू हैव प्रोटीन मेरा यहाँ पे लग चुका है, और जब मेरे यहाँ पे प्रोटीन आके यहाँ पे लग चुका है, दिस इज माय रिस्क बन चुका है मेरे यहाँ पे। अब ये करेगा क्या, नाउ व्हाट दिस रिस्क इज गोइंग टू डू, ये जो आपका मॉलिक्यूल आपका बन चुका है, कंपाउंड आपका जो बन चुका है, ये जाके टारगेट करेगा एक स्पेसिफिक एमआरएनए को। तो आप ये सोचो कि ये सब आपका बन रहा है आपके निमिडोडा के सेल के अंदर, ये RISC जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये आपका निमिडोडा के सेल के अंदर बन रहा है। तो निमिडोडा के सेल के अंदर क्या होगा, आपका DNA में से जैसे ही बनेगा आपका mRNA, जैसे ही आपका mRNA बनता है तो इस mRNA को खत्म करने के लिए ये कॉम्प्लेक्स आगे आ जाएगा। सो दिस कॉम्प्लेक्स विल मूव फॉरवर्ड and will kill the mRNA. This complex will move forward और ये आगे आके आपका जो mRNA आपके सामने यहाँ पे था, इसको वो क्लिनिकली यहाँ पे कट कर देगा। सिंपल सी बात है, अगर मेरा RNA यहाँ पे कट हो गया तो कोई चांस ही नहीं कि इसमें से मेरा कोई प्रोटीन बन पाएगा। अगर ट्रांसक्रिप्शन के बाद तुरंत अगर मैं अपने RNA को खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे, देन ट्रांसलेशन होने का कोई चांस ही नहीं है। और यही चीज होती है निमेटोडा के अंदर, निमेटोडा के सेल्स के अंदर यही चीज होने लगती है। और वो जो प्रोटीन आपको बनाना था, या वो जो प्रोटीन आपके माइलोडोजाइना को जो बनाना था, वो उसके लिए काफी ज्यादा एसेंशियल था। अब क्योंकि वो प्रोटीन यहाँ पे बन नहीं पा रहा, तो आपका निमेटोडा यहाँ पे लंबे टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाता और उसकी यहाँ पे डेथ हो जाएगी। सो वंस यू स्टार्ट फाइंड दिस हैपनिंग, यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हो, हम साइलेंस कर रहे हैं स्पेसिफिक RNA को। व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली ओवर, आई एम साइलेंसिंग अ स्पेसिफिक RNA, आई एम साइलेंसिंग माय स्पेसिफिक mRNA। और ये mRNA जो जिसको मैं साइलेंस कर रहा हूँ, जिसको मैं अब एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा, दैट वाज एसेंशियल फॉर द बैक्टीरिया, एसेंशियल फॉर द निमेटोडा टू सर्वाइव। दिस विल लीड टू अ डेथ ऑफ द निमेटोडा। तो इससे क्या होगा, द निमेटोडा वोंट बी एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग, और उसकी वहां पे डेथ हो जाएगी। बस यही कहानी है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज अ स्टोरी विच यू हैव टू नो। इतनी बार अगर आप याद रख सकते हो, आपको इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछले क्लास के अंदर, अगर आपको याद हो तो, मैंने बोला था कि कैसे आपको यहाँ पे सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड की हमने यहाँ पे बात की थी। सो आई होप यू रिमेंबर दिस कि यहाँ पे हम दो स्ट्रैंड्स की बात कर रहे हैं, वी आर मेकिंग द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ RNA यहाँ पे, उसको ही हम यहाँ पे सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड्स हम यहाँ पे बोलते हैं। दैट वाज ओनली थिंग जो यहाँ पे मुझे मेंशन करनी थी आपको, बिकॉज ये थोड़ा सा अलग आपके लिए लग रहा था इसलिए। सो आप DNA ऐसा डालते हो अपने प्लांट के जीनोम के अंदर कि वो आपको 2 स्ट्रैंड बना के देगा आपके RNA के। इट विल गिव यू 2 स्ट्रैंड्स ऑफ RNA जो साथ में जुड़ के बन जाएंगे आपके यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री, दे विल फॉर्म द डबल स्ट्रैंडेड RNA। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड दिस इज हाउ यू किल योर निमेटोडा। सो इतनी कहानी आपको रखनी है याद। अब एनसाइड में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया हो जितना डिटेल में हमने यहाँ पे समझा है, बट अगर आपको इतनी चीज आपको याद रखनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको मैथ्स फॉलोइंग में भी अगर कभी ये टर्म लिखा हुआ आ गया, कभी मैथ्स फॉलोइंग में अगर ये टर्म लिखा हुआ आ गया, तो आपको याद होना चाहिए कि ये टर्म हम यूज कर रहे थे ताकि हम हमारे निमेटोडा को खत्म कर सके। दिस इज अ टर्म वी हैव सीन इन द एप्लीकेशन वाले पार्ट के अंदर बायोटेक के, और इस टर्म की मदद से वी वर गेटिंग रिड ऑफ द माइलोडोजाइना इनकॉग्निटिया की हम वहां पे जान ले रहे थे बेसिकली। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, इट इज अ स्टोरी ऑफ माय RNA इंटरफेरेंस। सो ये आपको यहाँ पे रखना है यार, दीज आर द थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर इन दिस। क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. बढ़िया। यहाँ पे मैं बस एक चीज यहाँ पे सेंटेंस समझाना चाहता हूँ आपको यहाँ पे, दैट द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री RNA could be from an infection by a virus having RNA genome or mobile genetic element called as my transposons. Transposons को हम इवन कहते हैं as a jumping genes. इनको हम इवन कहते हैं as a jumping genes. ये कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो एक जगह पे रुकते नहीं है या बैठे नहीं होते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएंगे, दूसरे क्रोमोसोम से तीसरे क्रोमोसोम में जाएंगे, तो इनको हम कहते हैं ट्रांसपोजोन्स। सो ट्रांसपोजोन्स को भी हम कई बार यूज कर सकते हैं फॉर इंसर्टिंग अ DNA जो आपको RNA बना के दे सकता है। सो याद रखना, ये जो RNA आपके जो 2 स्ट्रैंड बन के आ रहे हैं, इसका सोर्स हम कहाँ से निकाल सकते हैं? बहुत सारे सोर्स होते हैं, कई बार हम एक निमेटोडा में से भी ये सोर्स निकाल के बना सकते हैं। बट याद रखना, यहाँ पे जो एनसाइड में मेंशन किया हुआ है, द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री RNA कुड बी फ्रॉम अ इन्फेक्शन बाय अ वायरस। हम वायरस के इन्फेक्शन के थ्रू भी उस RNA को निकाल सकते हैं, हैविंग RNA जीनोम और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स लाइक माय
ट्रांसपोजोन्स, इनको भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत डिटेल में समझ नहीं आएगा इस लेवल के ऊपर कि ट्रांसपोजोन्स कैसे काम करते हैं, बट भाई ये टर्म क्योंकि आपके लिए नया था तो इसलिए बता रहा हूँ आपको, दे आर कॉल्ड एज जंपिंग जीन्स। और ये कुछ ऐसा सेगमेंट है मेरे डीएनए का जो एक जगह पे बैठा नहीं होता, वो मूव करता रहता है। क्रोमोसोम 1 से 2 पे गया, 2 से 7 पे गया, दैट इज माय जंपिंग जीन्स ट्रांसपोजोम। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे रखना है यार, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। ऑलराइट, तो ये कहानी हमने यहाँ पे देख ली। नाउ लेट्स स्टार्ट विद समथिंग न्यू। आई थिंक अब ये सवाल आप लोगों से वैसे भी ये हो जाएंगे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दीज आर द क्वेश्चंस। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। क्या होता है हमारे यहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, कैसे बनता है और इसका फायदा क्या होता है। सो इंसुलिन की कहानी समझने के पहले पहले आपको याद रखना है कि आपका जो इंसुलिन यहाँ पे है, इट इज गोइंग टू बी अ हार्मोन। एंड ये इंसुलिन जो आपके यहाँ पे हार्मोन है, सो यू हैव योर इंसुलिन व्हिच इज गोइंग टू बी अ हार्मोन। और ये हार्मोन आपके कौन से ऑर्गन से आ रहा है? पेनक्रियास। सर पेनक्रियास। बहुत बढ़िया, अरे वेरी गुड, राइट। सो दिस इंसुलिन इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द पेंक्रियाज, ये आपको मिलता है आता हुआ फ्रॉम योर पेंक्रियाज से, राइट। सो पेंक्रियाज से आएगा आपका ये इंसुलिन। और पेंक्रियाज के अंदर भी याद रखना, विद इन द पेंक्रियाज यू विल हैव सम सेल्स, यू कॉल देम एज अ बीटा सेल्स। सो पेंक्रियाज के अंदर आपको मिलते हैं कुछ वहां पे बीटा सेल्स, और बीटा सेल्स में से निकल के आता है आपके यहाँ पे इंसुलिन। सो इंसुलिन इज बेसिकली अ हार्मोन, इट इज अ प्रोटीन, राइट, याद रखना, इट इज अ प्रोटीनेशियस हार्मोन। सो इट इज अ प्रोटीनेशियस हार्मोन, ठीक है। तो प्रोटीन से बना हुआ ये आपका यहाँ पे हार्मोन है। काम यहाँ पे क्या होता है इंसुलिन का, द रोल इज गोइंग टू बी टू मेंटेन द शुगर लेवल। इंसुलिन का काम हमेशा यहाँ पे रहेगा टू मेंटेन द शुगर लेवल। तो इसका यहाँ पे काम होता है टू मेंटेन द शुगर लेवल इन द ब्लड, टू मेंटेन शुगर लेवल इन ब्लड। अब आप यहाँ पे एक चीज यहाँ पे याद रखना कि जब हम बात करें कि आपका इंसुलिन शुगर लेवल को मेंटेन करता है, तो बेसिकली करता क्या है। समझो आपने अपना खाना खाया, आपने अपनी रोटी खाई, अपने चावल खाए, जैसे आपने अपना खाना खाया, खाना खाने के कुछ टाइम के बाद आपका खाना वहां पे डाइजेस्ट होगा। खाना डाइजेस्ट होने के बाद आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। सो सडनली आपका खाना डाइजेस्ट जब होगा, उसके बाद यू विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। तो उस ग्लूकोज को सेल्स में भेजने का काम होता है इंसुलिन का। तो इंसुलिन तुरंत आता है दौड़ के खाना खाने के बाद, एंड इट विल कम एंड मेक श्योर दैट कि जितना भी ग्लूकोज आपके ब्लड में घूम रहा हो, उस ग्लूकोज को आप सेल्स के अंदर डालना चालू करोगे। यू विल स्टार्ट एडिंग द ग्लूकोज इनसाइड द सेल्स। तो देखो एक चीज याद रखना हमेशा कि ब्लड के अंदर एक हाई लेवल में आप ग्लूकोज नहीं रख सकते। यू हैव टू ऑलवेज हैव अ लाइक मॉडरेट, या आउट से एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आप रख सकते हो ब्लड के अंदर, बहुत ज्यादा आप नहीं रख सकते। तो वो जो बहुत ज्यादा जो ग्लूकोज होता है उसको सेल्स में भेजने का काम होता है आपके यहाँ पे इंसुलिन का। सो याद रखना, इंसुलिन विल कम आफ्टर हैविंग योर मील एंड देन इट विल कम एंड विल मेंटेन योर शुगर लेवल। ये जाके आपके सेल्स के अंदर जाके आपके ग्लूकोज जो घूम रहे होंगे ना ब्लड के अंदर, उन्हें वो डालेगा। दिस इज व्हाट इट इज बीन नोन फॉर, ये हमारे लिए यहाँ पे ये करता है। अब आप जानते हो कि कुछ कंडीशंस होती है जहां पे आपका इंसुलिन बन नहीं रहा होता, या फिर बन रहा होता है लेकिन काम नहीं कर रहा होता। सो दैट इज माई डायबिटीज। हाँ जी बताइए बेटा, क्या सवाल है आपका, बोलिए। किसी ने तो हैंड रेज किया, बोलिए। ऑलराइट, गलती से हो गया। सो यू हैव अ कंडीशन कॉल्ड एज अ डायबिटीज। यहाँ पे सो डायबिटीज के अंदर आपके यहाँ पे होता क्या है, दैट यू हैव ईदर द सर हाई इंसुलिन। शुगर लेवल। सर जो हाँ बेटा, इंसुलिन को शुगर्स को वो कट नहीं करता है, कुछ ऐसा बोलो था। बेटा, वापस बोलना। सर जिसमें इंसुलिन वर्क करना बंद कर देता है, और वो जो हमारी शुगर होती है उसको वो उसके मोनोमर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। मोनोमर तो वैसे, मोनोमर तो आपके एंजाइम्स बनाते हैं बेटा। मोनोमर्स जो आपका होता है वो तो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाएंगे। वो कन्वर्ट मोनोमर्स को किसी चीज में करता नहीं है, उन मोनोमर्स को भेजता है सेल्स के अंदर। दैट इज व्हाट इट विल बी डूइंग। आपका जब शुगर का ब्रेकडाउन होता है, मैं कहूंगा अगर आपका स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है तो मोनोमर क्या होता है उसका, ग्लूकोज। ये तो ग्लूकोज सर। बनने के बाद ग्लूकोज को आप सेल्स में डालते हो, ग्लूकोज को आप ब्रेक डाउन नहीं करते, और सेल्स में डालने का काम आपके यहाँ पे होता है इंसुलिन का। ओके सर। अब से याद रखना, ठीक है, ये एंजाइम नहीं है, हार्मोन है। सो नाउ व्हेन यू हैव अ डायबिटीज ओवर हियर, सो डायबिटीज के अंदर यू कैन हैव टू कंडीशंस, इधर आपका इंसुलिन बन रहा है बट वो काम नहीं कर रहा, तो ये भी आप यहाँ पे रखना। सो डायबिटीज के अंदर आपकी दो कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, दैट यू हैव अ नॉन फंक्शनल इंसुलिन, या मैं कह सकता हूँ इंसुलिन इज इनसेंसिटिव टू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अगर आपको कोई डायबिटीज का केस मिलता है तो दो चीजें हो सकती है,
you can find a person having insulin which is non-functional, जो काम नहीं कर रहा. इंसुलिन बन तो रहा है बॉडी के अंदर लेकिन वो काम नहीं कर रहा. क्यों नहीं काम कर रहा? बिकॉज it is not sensitive to glucose. मतलब ग्लूकोज बॉडी में बढ़ रहा है लेकिन इंसुलिन भी बन के आ रहा है लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहा वहां पे. तो एक टाइप का आपका होता है यहाँ पे डायबिटीज. दूसरा डायबिटीज आपका यहाँ पे कैसा होता है? जहां पे आपका इंसुलिन बनता ही नहीं है. So second type of diabetes is going to be where you have a lack of insulin, right? Type 1, type 2. So you'll have a lack of insulin. यहाँ पे आपका इंसुलिन वाला जो आपका जीन था वही काम नहीं कर रहा. अगर आपका इंसुलिन वाला जीन अगर आपका काम नहीं कर रहा तो आपका इंसुलिन बनता ही नहीं है. ठीक है, दोनों ही कंडीशन के अंदर यू हैव अ लैक ऑफ इंसुलिन. बेसिकली इन बोथ द कंडीशंस आपके पास इंसुलिन की यहाँ पे कमी है. एक जगह पे इंसुलिन है लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहा, तो इट्स द सेम थिंग. And other condition is कि आपका इंसुलिन बन ही नहीं रहा. Okay, so that is why you have two conditions. You have a diabetes 1 and diabetes 2. So ये आपकी जो condition है, this is my diabetes 1 और ये मेरे यहाँ पे diabetes 2. अब याद रखना है 95% पॉपुलेशन को diabetes 2 होता है. आपने देखा होगा कि पहले कुछ नहीं था लेकिन बाद में diabetes आया, एक सर्टेन एज में आने का तो उनको diabetes हो जाता है. और जिनको diabetes 1 होता है उनको तो बचपन से ही होता है. सो ये जो कंडीशन है आपकी डायबिटीज 1 वाली, इट इज लाइक वेरी रेयर. ये सिर्फ आपको 5% पॉपुलेशन मिलती है. मेनी पीपल विल सफर विद द डायबिटीज 2 वाली कंडीशन. ठीक है, सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो. अब हम यहाँ पे समझते हैं कि आपका इंसुलिन का जो प्रोटीन है वो आपका कैसा होता है या किस तरीके से वो यहाँ पे दिखता है. सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द इंसुलिन का प्रोटीन, जब हम इंसुलिन के प्रोटीन की यहाँ पे हम बात करते हैं. अच्छा, मेरी आवाज लैग तो नहीं कर रही? No, sir. ठीक है. तो अब आप यहाँ पे देखो जरा कि समझो ये मेरा यहाँ पे एक पेप्टाइड है, राइट? यू हैव वन मोर पेप्टाइड ओवर हियर, राइट? और ये सारे जुड़े हुए, ये पूरा स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे जुड़ा हुआ है. दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज जॉइंटेड ओवर हियर. सो आपका इंसुलिन का जब आप प्रोटीन देखते हो, सो द प्रोटीन विल हैव three components are there, I should say. It will have the A peptide. इसमें आपको मिलेगा A peptide. The insulin protein will be having your B peptide. Will have B peptide. And you will have a C peptide. उसके साथ साथ आपको एक थोड़ा सा स्ट्रेच आपको मिलेगा आपका यहाँ पे प्रोटीन का, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ C peptide. अब ये जो आपके सामने मैंने इंसुलिन बना के रखा हुआ है, इसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ प्रो हार्मोन. ये इंसुलिन जो आपके यहाँ पे बना हुआ है आपके सामने, इसको मैं बोलता हूँ एज अ प्रो हार्मोन. मतलब ये अभी फंक्शनल नहीं है. सो दिस इज माय प्रो हार्मोन, और आई कैन कॉल इट एज अ प्रो इंसुलिन. आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ प्रो इंसुलिन. दैट मीन्स व्हाट, कि मेरा इंसुलिन बना है अभी फ्रेशली बना है, बट ये अभी काम नहीं कर सकता. ये अभी इनएक्टिव है, ये अभी काम नहीं कर सकता. इट हैज टू अंडरगो प्रोसेसिंग. इसके अंदर आपको करनी पड़ती है प्रोसेसिंग, जो सेल के अंदर ही होती है. ये सारी चीज आपके सेल के अंदर हो रही है. तो आपके सेल के अंदर जब इंसुलिन पहले बनाया जाता है, जब बनता है, तो उसे हम कहते हैं एज अ प्रो हार्मोन या प्रो इंसुलिन, इसे हम यहाँ पे बोलेंगे. प्रो इंसुलिन के अंदर आपको क्या मिलेगा? यू विल हैव अ ए पेप्टाइड, सी पेप्टाइड एंड अ बी पेप्टाइड आपको मिलेगा यहाँ पे. अब ये जो प्रोटीन आपके सामने बन के निकला है, दिस प्रोटीन विल अंडरगो प्रोसेसिंग. और जब ये प्रोटीन की हम यहाँ पे करते हैं प्रोसेसिंग, व्हेन दिस प्रोटीन अंडरगोस प्रोसेसिंग, तो उसके बाद आपके यहाँ पे क्या होगा? यू विल फाइंड कि आपका सी पेप्टाइड निकाल के हम उसे रिलीज कर देंगे. तो सी पेप्टाइड अब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, उसको हम कट करके निकाल चुके हैं. सो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? यू विल हैव ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, और दोनों पेप्टाइड जुड़े होंगे वाया डाइसल्फाइड बॉन्ड. दोनों पेप्टाइड आपके यहाँ पे जुड़े होंगे वाया डाइसल्फाइड बॉन्ड. ये बात आप सबको यहाँ पे याद रखनी है. कई बार काफी आसान सवाल यहाँ से आते हैं. तो द बॉन्ड यू आर फाइंडिंग ओवर हियर इज माय डाइसल्फाइड बॉन्ड. You have your disulfide bond. तो डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है. ऑन द अदर हैंड यू विल हैव योर, ये है आपका यहाँ ए पेप्टाइड, नीचे आपको मिलेगा आपको यहाँ पे बी पेप्टाइड, और आपका सी पेप्टाइड हम निकाल चुके हैं. सो सी पेप्टाइड को हम लाइक क्लीव करके हटा देते हैं. तो ये बात आपको याद नहीं. अब ये जो इंसुलिन आपके सामने आपको दिख रहा है, दैट इज माय फंक्शनल इंसुलिन. ये जो इंसुलिन आपके सामने आपका खड़ा है, दैट इज माय फंक्शनल इंसुलिन. तो ये मेरा यहाँ पे आपका
फंक्शनल इंसुलिन। एक बार आपका इंसुलिन के अंदर प्रोसेसिंग आपका हो जाता है, देन आप इसे यूज कर सकते हो अपने काम के लिए। सो नाउ दिस इंसुलिन विल गो इन द ब्लड और वो अपना काम करना वहां पे चालू करेगा। नाउ इट विल गो एंड टेक अप द शुगर मॉलिक्यूल, टेक अप द ग्लूकोज मॉलिक्यूल और उन्हें वो सेल्स में डालना वहां पे चालू करेगा। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो यू हैव अ प्रो हार्मोन जिसको हमने कन्वर्ट किया हमारे फंक्शनल इंसुलिन के अंदर वाया प्रोसेसिंग। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रोसेसिंग के दौरान मेरे सी पेप्टाइड को निकाल के रिलीज कर रहा हूँ। उसके साथ साथ ए एंड बी पेप्टाइड को मैं यहाँ पे जोड़ूंगा वाया डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये सब आपका होता है सेल के अंदर ऑल बाय इटसेल्फ, राइट। अब हम जानते हैं हमारी प्रॉब्लम सिचुएशन को। प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे ये है कि इंसुलिन मतलब डायबिटीज की जो कंडीशन होती है वो आपको वर्ल्ड में हर जगह देखने के लिए मिलती है। अब आज से लाइक अराउंड 40 इयर्स बैक जब किसी को डायबिटीज होता था या किसी को इंसुलिन की कमी होती थी, तो वो टाइम पे पीपल यूज्ड टू यूज द एनिमल। वो पिग और काउ को स्लॉटर करते थे और उनके पैंक्रियाज में से इंसुलिन निकाल के यूज करते थे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी, आपको होते थे कई सारे एलर्जिक रिएक्शन। समझो इस बात को कि आप एक अलग स्पीशीज से अगर आप एक प्रोटीन निकाल रहे हो, देन काफी लाइकली चांस है कि उसके एलर्जिक रिएक्शन आपको होते हुए मिलेंगे। तो ये बात भी याद रखना, आज से 40 इयर्स बैक रफली जब किसी को डायबिटीज होता था तो वो टाइम पे आपका सोर्स ऑफ इंसुलिन था पिग एंड काउ के पैंक्रियाज में से इंसुलिन निकालना। दैट वाज अ सोर्स ऑफ इंसुलिन। और ये भी याद रखना कि जब आपका ये सोर्स ऑफ इंसुलिन था तो वो टाइम पे लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हुआ करते थे। बट नाउ विद द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वी कैन एक्चुअली मेक द इंसुलिन यूजिंग द बैक्टीरिया। अब क्योंकि आपकी बायोटेक की फील्ड इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम हमारा इंसुलिन बना सकते हैं यूजिंग द बैक्टीरिया। तो चलिए बनाते हैं हमारे यहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई विल टेक द बैक्टीरिया, ई कोला बैक्टीरिया मैं यहाँ पे अपना लूंगा और इस ई कोला बैक्टीरिया में मैं जानता हूं कि मेरा यहाँ पे होगा मेरा प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को मैं निकालूंगा यहाँ पे बाहर और इस प्लाज्मिड के अंदर मैं डालूंगा मेरा यहाँ पे लेट्स से ए पेप्टाइड वाला जीन। सो इस पेप्टाइड को, इस प्लाज्मिड को मैंने बाहर निकाल आइसोलेट करके रखा हुआ है जीन। दिस इज अ जीन फॉर माय ए पेप्टाइड, दिस इज अ जीन फॉर ए पेप्टाइड। तो अब मैंने क्या करना है, इस जीन को लगा देना है मैंने इस प्लाज्मिड के अंदर। सो आई विल ऐड दिस जीन इनटू दिस पर्टिकुलर प्लाज्मिड। अब अगर ये जीन को इस प्लाज्मिड में लगा दूंगा तो क्या ये मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? यस सर, कहलाएगा। यस सर। दैट इज माय रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दिस इज माय रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेरे यहाँ पे बन चुका है। अब मैंने कुछ नहीं करना, इसी प्लाज्मिड को वापस मैंने बैक्टीरिया में डाल देना है। सो ये प्लाज्मिड को जो मैंने बाहर निकाला था यहाँ पे, दिस प्लाज्मिड विल बी सेंड बैक इनटू द बैक्टीरिया। कैसे निकालते हैं, कैसे डाला जाता है, ये सब आप जानते हो। सो नाउ दिस प्लाज्मिड विल बी ब्रॉट बैक इनटू द बैक्टीरिया। और याद रखना इस प्लाज्मिड के अंदर लगा हुआ है आपका यहाँ पे ए पेप्टाइड वाला जीन। सो ए पेप्टाइड वाला जीन आपके यहाँ पे लगा हुआ है। उसी तरीके से आप क्या करते हो, आप एक और बैक्टीरिया लाते हो, यू ब्रिंग वन मोर बैक्टीरिया ओवर हियर और उस बैक्टीरिया में आप ऐड करते हो अपना यहाँ पे बी पेप्टाइड वाला जीन। सो सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगा, प्लाज्मिड को निकालूंगा बाहर। सो आई विल टेक आउट द प्लाज्मिड और इस प्लाज्मिड के अंदर आई विल ऐड माय बी पेप्टाइड वाला जीन। तो यहाँ पे जो मेरा जीन है, जीन फॉर माय बी पेप्टाइड। सो अब ये बात देखना कि ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड को आप सेपरेटली यहाँ पे ग्रो कर रहे हो। सो ए एंड बी पेप्टाइड को आप यहाँ पे सेपरेटली ग्रो करोगे। सो विल बी ग्रोइंग देम सेपरेटली। सो यहाँ पे बी पेप्टाइड को भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा मेरे यहाँ पे प्लाज्मिड के अंदर। प्लाज्मिड डाल दिया। नाउ आई हैव टू ब्रिंग दिस प्लाज्मिड बैक इनटू द बैक्टीरिया। इसको अगर मैं वापस ले आता हूँ बैक्टीरिया के अंदर तो दिस विल हैव द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये चीज मैंने यहाँ पे कर ली, बस ये मुझे यहाँ पे करना था, ये मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। अब आपको याद रखना है कि अब मुझे इन दोनों को सेपरेटली ग्रो करना है। अब बस मुझे एक चीज का ध्यान रखना है कि दोनों बैक्टीरिया मेरे हैप्पीली ग्रो करे एक लार्ज अमाउंट के अंदर। सो आई कैन ग्रो देम इन द बायोरिएक्टर। सबसे बढ़िया जगह वही होता है कि मैंने अपना टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, विटामिन सारा मैं वहां पे मेंटेन करूंगा और मेरे दोनों बैक्टीरिया को मैं वहां पे हैप्पीली ग्रो करने के लिए वहां पे छोड़ दूंगा। एक बात आप दिमाग में बिठा लो कि ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड को हम जब बना रहे होते हैं इंसुलिन लैब के अंदर, उन दोनों को हम सेपरेटली ग्रो कराते हैं। वी ऐड देम इनटू सेपरेट बैक्टीरिया, वी ऐड देम इनटू सेपरेट प्लाज्मिड एंड देन वी अलाउ देम टू ग्रो। अब सिंपल सी बात है बेटा, इमेजिन कर लो कि मेरे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। तो अगर मेरा बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो सिंपल सी बात है वहां पे मेरा बी पेप्टाइड भी बनेगा और ए पेप्टाइड भी मेरा वहां पे बनेगा। यहाँ पे मेरा ए पेप्टाइड भी बन के मुझे मिलेगा यहाँ पे, समझे मेरा ए पेप्टाइड है। सो आई विल गेट माय ए पेप्टाइड गेटिंग फॉर्म और यहाँ पे मेरा बी पेप्टाइड भी बन के मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो एज अ साइंटिस्ट, एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट,
मेरी सारी चेन्स ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड के यहाँ पे बनने लगेंगी सेपरेटली। यही हम चाहते थे और यही आपका यहाँ पे हो रहा है। सो दीज आर माय पॉलीपेप्टाइड विच आर गेटिंग फॉर्म। ये यहाँ पे मेरे ये सारे मेरे पेप्टाइड्स हैं, दे आर ऑल माय पेप्टाइड्स विच आर गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको दोनों बैक्टीरिया को निकालना है, मतलब दोनों आपके ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को आपको निकालना है, एक तो नहीं होंगे बहुत सारे होंगे, अब उनमें से आपको इन पेप्टाइड को अलग करना है। सो नाउ व्हाट आई विल डू, मैं ग्रीन वाले पेप्टाइड मतलब ए पेप्टाइड को यहाँ पे निकालूंगा। ये मेरा यहाँ पे ए वाला पेप्टाइड, ए पेप्टाइड, राइट, और इसको मैं जोड़ दूंगा, इसके पास में लाके मैं खड़ा कर दूंगा मैंने यहाँ पे बी वाले पेप्टाइड को। आई विल ब्रिंग माय बी पेप्टाइड इन फ्रंट ऑफ हिम। ये सब आप लैब में करते हो। तो ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड को हम यहाँ पे साथ में लेके आएंगे, और एक बार हम इन्हें साथ में लेके आ गए, अब मुझे बस एक चीज यहाँ पे करनी है, और लास्ट चीज गोइंग टू बी व्हाट, आखिरी चीज मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। डाइसल्फाइड बॉन्ड। बिल्कुल सही। सो द लास्ट थिंग आई हैव टू डू हियर इज गोइंग टू बी माय डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। मैं यहाँ पे अपनी डाइसल्फाइड बॉन्डिंग यहाँ पे लगाना चालू करूंगा, एंड इसके बाद मेरा यहाँ पे इंसुलिन रेडी हो जाएगा। सो वंस आई डू दिस डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, मेरा इंसुलिन यहाँ पे रेडी है। सो दिस इज माय जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन मेरे यहाँ पे रेडी हो चुका है। याद रखना, ये करने के लिए हमने हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया यूज किए, बैक्टीरिया आप यहाँ पे याद रखो, दैट्स माय ई कोलाई। ई कोलाई सबसे कॉमनली आपका यूज किया जाता है, सो यू कैन नो दिस थिंग। यहाँ पे हम एग्रोबैक्टीरियम यूज नहीं करेंगे, याद रखना, एग्रोबैक्टीरियम प्लांट्स के लिए, लेकिन जब मैं इंसुलिन बना रहा हूँ ना, ह्यूमन इंसुलिन, सो आई बी यूजिंग ई कोलाई बैक्टीरिया, क्योंकि इसको हम हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको इस्तेमाल करके, एंड आई होप ये सर्कल सब आपको पता चलेगा सर्कल्स क्या, दे आर ऑल माय प्लाज्मिड, दे आर ऑल माय प्लाज्मिड व्हिच आई हैव ऑलरेडी सीन मल्टीपल टाइम्स, राइट। तो ये करके मैंने अपना यहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बना लिया। आखिरी स्टेप याद रखना, द लास्ट स्टेप हियर इज गोइंग टू बी टू फॉर्मेशन ऑफ माय डाइसल्फाइड बॉन्ड। एक बार मैंने वो कर लिया, मेरा इंसुलिन यहाँ पे रेडी है, और वंस माय इंसुलिन इज रेडी, मैं इसे डायरेक्टली मार्केट में निकालने के लिए नहीं रिलीज कर सकता। आई हैव टू डू वन थिंग। क्या करते हैं हम लोग, जब हम एक चीज बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, डाउनस्ट्रीम। वेरी गुड, डाउनस्ट्रीम। बहुत सही बहुत सही। आई विल बी डूइंग माय डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। एक बार मेरे यहाँ पे इंसुलिन बन जाता है, देन इंसुलिन बनने के बाद आई हैव टू गो फॉर माय डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जहां पे आई विल गो फॉर माय सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करूंगा, देन आई विल लुक फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स। अगर मेरे क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल होते हैं, अगर मुझे दिख रहा है कि मेरा इंसुलिन एक्चुअली वहां पे काम कर रहा है, देन आई कैन गो फॉर माय क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, एंड देन आई कैन सेंड देम इन द मार्केट। तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद, एंड दिस इज अ स्टोरी फॉर माय जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो इतनी बातें आपको रखनी है, अगर आप इतनी बातें याद रख सकते हो सही तरीके से, आई डोंट थिंक आपको कोई दिक्कत आएगी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर देने में, राइट। ये इनिशियल वाला पार्ट यहाँ पे याद रखना कि आपका इंसुलिन करता क्या है। डायबिटीज एक ग्लोबल कंसर्न है, राइट, थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप ये जानते हो, आपने ये देखा भी होगा दैट पीपल इनिशियली डोंट हैव डायबिटीज बट लेटर दे बिकम डायबिटिक। कई बार हो जाते हैं वो लोग, कई बार ये जेनेटिक होता है, फैमिली में रन कर रहा होता है, तो अगर ये फैमिली में रन कर रहा होता है, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। एक और चीज आप याद रखना कि अगर किसी को डायबिटीज होता है ना, तो दे हैव टू टेक द इंसुलिन का शॉट, उनको इंसुलिन के शॉट लेने पड़ते हैं खाना खाने के पहले। अगेन इट डिपेंड्स कि आपका डायबिटीज कितना सीवियर है। अगर किसी को बहुत ज्यादा सीवियर डायबिटीज है, देन डॉक्टर उन्हें रेकमेंड करेगा टू टेक द इंसुलिन का शॉट। तो इंसुलिन के लाइक शॉट्स आते हैं, इंजेक्शन आते हैं, और वो आपको लेने होते हैं बिफोर द मील। शायद आपने कभी देखा भी होगा किसको लेते हुए, शायद से, अगर आपने देखा होगा तो, बट अगर नहीं देखा तो बता रहा हूँ आपको, हाँ, कि द पर्सन हैज टू टेक दो शॉट्स बिफोर द मील्स, ताकि जैसे ही आपने खाना खा लिया तो अपना इंसुलिन अपना काम वहां पे करना चालू कर सके, ठीक है। और एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इंसुलिन के शॉट्स को हम इंजेक्शन की तरह ही लेते हैं। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि मैं इसे आज पानी के साथ पीना चाहूंगा, ऐसे नहीं कर सकते आप। यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज इंसुलिन इज अ प्रोटीन। अगर आपने उसे खाया तो उसे डाइजेस्ट कर दिया जाएगा बाय योर एंजाइम्स, इसलिए आपको उसे डायरेक्टली ब्लड के अंदर लेना है, राइट। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डायबिटीज इज वेल नोन कंसर्न है, आप कुछ भी खाओ आपको शुगर लेवल तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, स्पेशली स्टार्च खाने से बढ़ता है। आई वोंट से प्रोटीन खाने से एकदम शुगर का स्पाइक जाता है। आई डोंट नो आपको ये बात मालूम है नहीं मालूम है, बट हैविंग अ प्रोटीन इन द डाइट इज अ वेरी गुड थिंग। वन शुड हैव अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द डाइट। स्टार्च, हाँ स्टार्च होना चाहिए, बट स्टार्च जितना कम रहे वो बेटर रहता है, बट प्रोटीन इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एवरीथिंग। देन so insulin is a hormone that helps glucose to get inside the body cells, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। इंसुलिन की वजह से आपके ग्लूकोज बॉडी सेल्स के अंदर आपके यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर पैंक्रियाज, और यहाँ पे आपका इंसुलिन आपका आ रहा है, बीटा सेल से निकल के आपका इंसुलिन आता है फटाफट जैसे ही आपने अपना खाना खाया। तो
नाउ अब ये आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपके सेल के अंदर नहीं जा सकते अगर आपका इंसुलिन नहीं है तो। नो इंसुलिन प्रोड्यूस बाय द पैंक्रियास, ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपके ब्लड में रहेंगे, वो सेल के अंदर जा नहीं पाएंगे। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। इंसुलिन इंजेक्टेड टू अ पर्सन एक्सटर्नली, तो ऐसे आप शॉट्स लेते हो इंसुलिन के ताकि आप अपना शुगर लेवल को आप मेंटेन कर सको अगर किसी को डायबिटीज है तो। What would a diabetic patient do if enough human insulin was not available? Then you go for your cows and kettles. आज से काफी टाइम पहले इनको हम स्लॉटर करके इनके पैंक्रियाज में से हम निकालते थे हमारा इंसुलिन, बट दैट यूज्ड टू गिव अस द एलर्जी, दैट यूज्ड टू कॉज द एलर्जिक रिएक्शन। ये अश्वानी को क्या हुआ? अश्वानी काफी दिनों के बाद आप क्लास में आ रहे हो बाय द वे, और ऊपर से एंजॉय कर रहे हो। सर टूर्नामेंट थे। अरे नहीं बेटा, टूर्नामेंट तो बेटा व्हाट शुड आई से, ऑलराइट ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, बाद में फोन करता हूँ आपको मैं। Okay, so now imagine if a bacterium were available that could make human insulin. So वही मैंने यहाँ पे बात की थी कि आपके बैक्टीरिया का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम इंसुलिन बनाने के लिए। Something you can see up over here. Can insulin be given orally to the diabetic patient? The answer is no, नहीं दे सकते आप, क्योंकि वो एक प्रोटीन है और आपके स्टमक या इंटेस्टाइन उसे डाइजेस्ट कर देगा, सो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, ये आपका प्रो इंसुलिन है। प्रो इंसुलिन के अंदर आपको मिलेगा आपका सी पेप्टाइड, और इस सी पेप्टाइड को हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, इसको हम निकाल सर देंगे। चैट में क्वेश्चन है, चैट में क्वेश्चन है, देख लेते हैं व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इट इज। सी पेप्टाइड सिर्फ स्टार्टिंग में प्रो इंसुलिन में रहता है और फिर उसका कोई रोल नहीं होता शुगर लेवल मेंटेन करने में? नहीं, बल्कि कोमल क्या होता है कि आपका जो सी पेप्टाइड आपके यहाँ होता है, इट इज ओनली सीन इन द प्रो इंसुलिन। जब आपका बनता है इनिशियल प्रोटीन आपका जब बनता है उसके अंदर आपको मिलता है, उसको हम क्लीव करके निकाल देते हैं। सो इट हैज नो रोल टू बी प्लेड इन sugar molecule to be brought into the cell. इसका यहाँ पे कोई यहाँ पे रोल नहीं होता। ठीक है, so it has no kind of role in terms of like, so एक चीज आप याद रखना है यहाँ पे कि जब भी आपका प्रोटीन बनता है, the protein has to undergo some kind of modification. जब भी आपका नया नया प्रोटीन बनता है ना, तो उसके अंदर कई सारे आपको मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, और वो मॉडिफिकेशन आपके यहाँ पे भी होते हुए आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। और अगर आप थोड़ा अपना 11th ग्रेड का अगर आप थोड़ा याद करोगे ना, अपना चैप्टर नंबर 8, तो वहां पे आता था कि आपका प्रोटीन मॉडिफिकेशन ग्लाइकोसिलेशन कहाँ पे होता है, देन यू फाइंड दैट इज हैपनिंग इन द आरईआर। तो वही चीज आपकी यहाँ पे भी होती है। जब आपका प्रो इंसुलिन आपका बनता है तो इट हैज टू अंडरगो सम चेंजेस, आप कुछ चीजें निकाल देते हो यहाँ पे, कुछ नए बॉन्ड्स आप यहाँ पे फॉर्म करते हो, एंड दैट इज व्हाट यू विल फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर। तो उसका कोई वहां पे काम नहीं होता। हाउ डज इंसुलिन वर्क? सर बताया तो था आपको, नहीं बेटा, दैट इज नॉट द थिंग। हाउ डज इंसुलिन वर्क? बेटा ये इंसुलिन कैसे काम करता है ये आपके लिए बहुत डिटेल में हो जाएगा, मैं आपको लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया देता हूँ। लेट मी गिव यू सम आइडिया ओवर हियर। सो यू हैव अ मैच्योर इंसुलिन एंड यू हैव अ सी पेप्टाइड ओवर हियर, 21 amino acids and 30 amino acids over here. So HN will have a 21 amino acids and BHN will have a 30 amino acids. ठीक है, so this is what you will find over here. Now let me tell you how the insulin works. Short में बताता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया दे दो कि इंसुलिन काम कैसे करता है। हाँ, तो देखो यहाँ पे होता क्या है। समझो ये आपका सेल है, assume that this is your cell, और ये सेल की मेम्ब्रेन है, this is my cell membrane। ठीक है, ये है मेरे यहाँ पे सेल की मेम्ब्रेन, so this is my cell membrane। अब ये जो मेरे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होगी, द सेल मेम्ब्रेन विच आई हैव राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा कि हमें लगे होंगे यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स। सो दिस सेल मेम्ब्रेन विल हैव सम रिसेप्टर। तो समझो यहाँ पे एक मेरा रिसेप्टर लगा हुआ है, कुछ रिसेप्टर मेरे यहाँ पे लगा है। दीज आर रिसेप्टर फॉर माय इंसुलिन। ये होते मेरे यहाँ पे रिसेप्टर इंसुलिन के लिए, तो इनको हम बोलते हैं यहाँ पे रिसेप्टर। अब इंसुलिन के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी, इट इज अ प्रोटीनेशियस हार्मोन। ये आपका हार्मोन प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान रखोगे तो आपका इंसुलिन समझो आया ब्लड के साथ, आपका इंसुलिन यहाँ तक पहुंच गया सेल के पास। तो इंसुलिन पता है पहले क्या करेगा, इंसुलिन आएगा और वो सेल को जाके क्या बोलेगा, इट विल कम एंड अटैच विद द रिसेप्टर। तो ये मेरा इंसुलिन है, समझो ये है मेरा यहाँ पे इंसुलिन, और ये इंसुलिन विल कम एंड सिट ऑन द रिसेप्टर। अब जैसे ही मेरा इंसुलिन यहाँ पे रिसेप्टर पर जाके बैठेगा, ये ट्रिगर करेगा सेल के अंदर कुछ चेन ऑफ रिएक्शन। तो सेल के अंदर आपके कुछ चेन ऑफ रिएक्शन आपके यहाँ पे चालू हो जाएंगे।
आप अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओगे ना, अगर अपना आप चैप्टर नंबर 22 अगर आप याद करते हो जो आपने स्कूल में किया था, राइट, तो उसमें आपने वहां पे क्या देखा था, व्हाट यू हैव सीन ओवर देयर, कि आपके जो सेल होते हैं, अगर आपको हार्मोन्स, अगर आपको चैप्टर अपना याद है जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि कैसे आपका एक जो सेल, आपका जो प्रोटीनेशियस हार्मोन है वो कैसे जाकर रिसेप्टर पर आके बैठते हैं, हाउ योर प्रोटीनेशियस हार्मोन विल कम एंड सिट ऑन द रिसेप्टर। जब वो रिसेप्टर के ऊपर जाके वो बैठेंगे ना यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, एक अंदर एक रिएक्शन स्टार्ट होगा, या मैं कहूंगा एक तरीके से कि अंदर एक सिग्नल पास होगा, और जब एक अंदर सिग्नल पास होता है तो वहां पे कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं साइक्लिक एएमपी। दिस समथिंग व्हिच इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर व्हिच इज कॉल्ड एज माय साइक्लिक एएमपी। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेकेंडरी मैसेंजर, हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। अब ये जो मेरा साइक्लिक एएमपी है, राइट, ये जो मेरा साइक्लिक एएमपी है आपका यहाँ पे, दिस विल गो इनसाइड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, राइट, कई सारे प्रोटीन्स के थ्रू वो अंदर तक जाएगा, और वो जाके बोलेगा डीएनए को कि चलिए बनाना चालू करिए एक प्रोटीन। सो यू विल हैव अ डीएनए ओवर हियर, और डीएनए के अंदर अब क्या होगा, यहाँ पे आपका साइक्लिक एएमपी अंदर गया, या मैं कहूंगा कि आपके कुछ प्रोटीन्स अलॉन्ग विद साइक्लिक एएमपी अंदर जाएंगे, तो बाहर के सिग्नल को हम अंदर पहुंचा रहे, कहाँ पहुंचा रहे, न्यूक्लियस के अंदर, एंड न्यूक्लियस के अंदर वी हैव द डीएनए। अब जैसे ये सिग्नल आपका बाहर से अंदर तक पहुंचता है तो डीएनए क्या करता है, डीएनए विल स्टार्ट मेकिंग सम प्रोटीन्स। तो डीएनए क्या करेगा, डीएनए के अंदर कुछ जीन्स होंगे और वो जीन्स कुछ प्रोटीन यहाँ पे बनाना चालू करेंगे। आप जानते हो डीएनए से पहले बनेगा आपका यहाँ पे एमआरएनए, डीएनए में से एमआरएनए बनेगा, राइट, एंड एमआरएनए में से आपको बनेगा आपका यहाँ पे प्रोटीन। अब ये प्रोटीन जो आपका बना है, ये प्रोटीन कौन सा है, ये प्रोटीन है आपका यहाँ पे एक चैनल, जो प्रोटीन आपका यहाँ पे बना है दैट प्रोटीन इज गोइंग टू बी अ चैनल। चैनल मतलब ये एक आपका गेट है, समझिए मेरा वो चैनल है यहाँ पे, दिस इज माय चैनल प्रोटीन। अब ये जो चैनल प्रोटीन आपने यहाँ पे बनाया है, ये चैनल प्रोटीन जाके लगेगा आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। दिस चैनल प्रोटीन विल गो एंड अटैच इटसेल्फ विद द सेल मेम्ब्रेन। अब आप सोचो कि एक ये प्रोटीन जो जाके लगा है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इट इज मोर लाइक अ गेट, ये एक विंडो की तरह होता है, और ये विंडो या ये दरवाजा आपका जाके लग चुका है आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और ये क्यों लगा है वहां पे जाके लगा, क्यों वहां पे जाके लगा है, बिकॉज ऑफ द इंसुलिन। और ये जो आपका दरवाजा जो आपका मेम्ब्रेन पे जाके लग चुका है, जिसको हम बोल सकते हैं एज ए चैनल प्रोटीन, इसके थ्रू ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपके अंदर आ सकते हैं। यूजिंग दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल स्टार्ट कमिंग इनसाइड द सेल्स। आपके जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे होंगे वो आपके यहाँ से मूव करके आपका अंदर आना यहाँ पे आपका चालू करेंगे। सो ऑल माय ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल स्टार्ट कमिंग इनसाइड द सेल बिकॉज यू हैव योर चैनल प्रोटीन ओवर देयर। और इस चैनल प्रोटीन की वजह से यू विल फाइंड द ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल स्टार्ट कमिंग इनसाइड। और ये बना क्यों, बिकॉज ऑफ माई इंसुलिन ओवर देयर। इस तरीके से आपका यहाँ पे इंसुलिन काम करेगा। अगर आपको याद होगा ना, तो आपने शायद बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, या यू मस्ट हैव रेड दिस इन चैप्टर ऑफ चैप्टर 8 के अंदर, एक आपने प्रोटीन का नाम पढ़ा होगा GLUT4। GLUT4 नाम का आपने एक प्रोटीन चैनल के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये इन साइड में मेंशन किया हुआ है। सो GLUT4 आप, हाँ, GLUT4 नाम का एक्सप्रेशन इन प्लांट्स हम पढ़ रहे थे ना, तो वो टाइम पे मैंने आपको बताया, अगर किसी को याद हो तो। सो GLUT4 नाम का एक प्रोटीन चैनल आपका यहाँ पे होता है, और यही प्रोटीन चैनल की मदद से आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अंदर लेके आ सकते हो। इसी की मदद से आप प्रोटीन चैनल, इसी के थ्रू ही आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल आप अंदर लेके आ सकते हो। एंड ये लगेगा आपका मेम्ब्रेन के अंदर जब आपका इंसुलिन आके रिसेप्टर के ऊपर जाके बैठेगा। इस तरीके से काम करता है आपका यहाँ पे इंसुलिन। तो इंसुलिन की मदद से आपके मेम्ब्रेन के अंदर आप कुछ चैनल्स बनाते हो, और उन चैनल्स के थ्रू यू विल फाइंड कि आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपके बाहर से अंदर आएंगे। उन चैनल्स के थ्रू यू विल फाइंड your glucose molecule will come inside the cell. So using this channel you will find your glucose molecule will start coming inside the cell. अब ये जो मैंने आपको पाथवे यहाँ पे बताया ना, इट्स नॉट लाइक कि एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपको मैं पाथवे बता रहा हूँ। ये पाथवे का एक थोड़ा ब्रीफ इंट्रो या इंफॉर्मेशन आपको इवन मिलती है आपके चैप्टर 22 के अंदर, जहां पे दिखाया गया है कि एक प्रोटीनेशियस हार्मोन के रिसेप्टर आपको हमेशा मिलेंगे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। जब मेरा प्रोटीनेशियस हार्मोन वहां पे जाके अटैच करता है, एक पाथवे चालू होगा सेल के अंदर, और उसकी वजह से आपके प्रोटीन्स बनना यहाँ पे चालू होंगे। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड थिंग्स विल वर्क ओवर हियर। डिम्पल, मेरी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? एंड दिस गोज टू ऑल ऑफ यू। क्या ये प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इट इज अ वेरी लाइक सुपरफिशियल प्रोसेस आपको यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ, बट आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज हाउ यू विल फाइंड द चैनल आर बीन प्रोड्यूस। एक बार आपके चैनल बन गए, प्रोटीन चैनल एक बार आपके बन गए,
देन आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आपका इजीली यहाँ पे आपका आ सकता है। ठीक है, सो क्या ये चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is a very like superficial thing I have told you. अगर आप इसे डिटेल में कभी पढ़ते हो ना फ्यूचर में, so it is a much more complex thing. यहाँ पे अंदर 4 और प्रोटीन के नाम आते हैं। To send the signal from outside to inside आपके 4 प्रोटीन के नाम यहाँ पे आते हैं, and then the signal goes inside. But हम इतना डिटेल में 12 पे नहीं पढ़ते हैं। But this is what you happen. This is what you find happening over there. और तभी आपका this is how the insulin works. इसकी वजह से ही आपका ग्लूकोज आपके सेल के अंदर आ पाता है। ठीक है, now let's have a look. So recombinant DNA टेक्नोलॉजी की मदद से हम हमारे यहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बना सकते हैं, और ये आपको बना के दिया था आपके यहाँ पे एली लिली नाम की एक कंपनी ने। सो एली लिली जो यहाँ पे आपकी कंपनी 1983 के अंदर, इन्होंने यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दे हैव मेड दिस इंसुलिन, दैट इज माय हुमोलॉग नाम का उन्होंने एक कंपनी थी, लाइक एक उनका इंसुलिन का यहाँ पे उन्होंने वाइल बनाया था, एंड ह्यूमरिल नाम का भी उन्होंने इंसुलिन का वाइल बनाया था। सो दैट इज व्हाट दे हैव मेड। ये सब किया गया था यूजिंग योर बैक्टीरियाज ई कोलाई, राइट। सो यही वो प्रोसेस है हमारे यहाँ पे। बैक्टीरिया को पकड़ो, प्लाज्मिड बाहर निकालो, प्लाज्मिड के अंदर डालो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपका इंसुलिन वाला जीन अपना वहां पे आप लगा दो। एक बार आपने लगा दिया, यू हैव फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, इसे आप डाल दो बैक्टीरिया के अंदर एंड यू अलाउ द बैक्टीरिया टू ग्रो। बस ऐसे ही आप 2 अलग अलग जीन के साथ कर लोगे, ए एंड बी जीन के साथ, एंड दैट इज हाउ यू विल फॉर्म द इंसुलिन। तो ये है आपके यहाँ पे स्टोरी ऑफ माय जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ठीक है, आई होप अब सारी चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी है अबाउट द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को लेके। एंड नाउ वी कैन स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, दैट इज माय जीन थेरेपी। तो चलिए जीन थेरेपी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब जब हम यहाँ पे जीन थेरेपी की बात करते हैं तो ये चीज हम सीखेंगे when you have a gene defect. So this is something when you do, you have a gene defect in a person. So अगर किसी को कोई जीन डिफेक्ट होता है, और कुछ सवाल हो तो आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो डायरेक्टली, आप चैट में भी लिख सकते हो, बट इफ यू हैव अ क्वेश्चन देन यू कैन डायरेक्टली आस्क बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ एज वेल। सो अगर किसी को कोई जीन डिफेक्ट होता है, जीन डिफेक्ट मतलब कि समझो किसी के अंदर जीन काम नहीं कर रहा, राइट, या जीन है ही नहीं, राइट, दैट इज अ जीन डिफेक्ट। तो अगर कोई जीन डिफेक्ट होता है किसी पर्सन के अंदर, तो आपका जीन थेरेपी का इस्तेमाल करके यू कैन करेक्ट दैट कंडीशन। सो यूजिंग द जीन थेरेपी, so using this gene therapy you can have a corrective measure, you can take a corrective measure। अब सिंपल सी बात है कि अगर किसी पर्सन के अंदर जीन कोई काम नहीं कर रहा, तो सिंपल सी बात है वहां से फिर प्रोटीन भी नहीं बन रहा होगा। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास है जीन W, और अगर मेरा जीन W इट इज नॉन फंक्शनल, अगर ये काम करना बंद कर देता है, तो इसमें से जो प्रोटीन बनने वाला था वो भी नहीं बनेगा यहाँ पे। सो इन दैट केस आई हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसी चीज को ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। देखो आज तक हमने क्या सीखा था कि कोई भी अगर जेनेटिक डिसऑर्डर हो, राइट, इफ इट इज नॉन फंक्शनल आउट द लाइफ रहेगा, राइट। सो इफ इट इज नॉन फंक्शनल तो आपको पूरी जिंदगी उसका आपको कॉन्सिक्वेंसेस आपको वहां पे झेलने पड़ेंगे। बट ऐसा नहीं होता। लाइक नाउ वी हैव अ टेक्निक थ्रू विच यूजिंग जीन थेरेपी आप ऐसी कंडीशन को भी आप ठीक कर सकते हो। सो यूजिंग जीन थेरेपी यू कैन हैव सम करेक्टिव मेजर्स आप यहाँ पे निकाल सकते हो। क्या करते हो आप जीन थेरेपी के अंदर? बेसिकली द आइडिया इज कि आप एक फंक्शनल जीन को, यू टेक आउट अ फंक्शनल जीन, और उस फंक्शनल जीन को यू डिलीवर दैट जीन इनटू द पर्सन, यू डिलीवर द जीन इनटू द पर्सन, उस पर्सन के सेल्स के अंदर, लाइक इनटू द सेल्स ऑफ इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल के सेल्स के अंदर आप उसे भेज दो, और एल्स यू कैन डिलीवर द फंक्शनल जीन इनटू द एम्ब्रियो। अगर आपको काफी अर्ली स्टेज में पता चल गया, समझो एक फैमिली आपके सामने, एक आपके क्लिनिक में आती है, लाइक देयर इज अ प्रेग्नेंट वुमेन, एंड यू गेट टू रियलाइज, कुछ टेस्ट करने के बाद आपको पता चलता है कि उसके बेबी को एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो वो टाइम पे आप अगर जीन थेरेपी करते हो तो उसका फायदा ज्यादा होता है। अगर आप एक अर्ली स्टेज पे अगर आप जीन थेरेपी स्टार्ट करते हो देन उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आते हैं, उसके रिजल्ट्स काफी प्रॉमिसिंग आते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि एक फंक्शनल जीन को हम डिलीवर करते हैं यहाँ पे किसी इंडिविजुअल के सेल्स के अंदर, या फिर हम एम्ब्रियो के अंदर भी ये ट्रांसफर कर सकते हैं। ये इसका आइडिया है, दैट इज द होल आइडिया ओवर हियर, दैट इन द जीन थेरेपी
आप एक फंक्शनल जीन निकालते हो, क्योंकि एक पर्सन का तो जीन काम नहीं कर रहा, तो आपको कहीं से फंक्शनल जीन लाना पड़ेगा जो आपको मिल जाएगा, और उस जीन को आप दूसरे पर्सन के अंदर आप लगा दोगे, या बेसिकली आई वुड से उसके जीनोम के अंदर आप जाके लगा दोगे। यही हमें यहाँ पे करना होता है। अब इसको हम यहाँ पे समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। दिस इज द बेसिक आइडिया कि हम यहाँ पे करते क्या है, जीन लिया और एक जीन को दूसरे पर्सन के बॉडी के जीन डीएनए के अंदर डाल दिया जिसके अंदर वो जीन नहीं था, राइट। अब हम इसे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि द वेरी फर्स्ट जीन थेरेपी, जो फर्स्ट जीन थेरेपी हमने यहाँ पे रन की थी, द फर्स्ट जीन थेरेपी हमने यहाँ पे की थी, वो हमने की थी एक 4 साल की लड़की के ऊपर। देयर वाज अ 4-year-old गर्ल जिसके ऊपर हमने सबसे पहले जीन थेरेपी की गई थी, जिसके अंदर हमने सबसे पहले जीन थेरेपी की थी। सवाल ये आता है कि जो 4-year-old यहाँ पे जो लड़की थी यहाँ पे, इसको कंसर्न क्या था, इसका मसला क्या था। तो इनके जो यहाँ पे कंसर्न थे, शी वाज सफरिंग विद एडीए डेफिशिएंसी, शी वाज सफरिंग विद एडीए डेफिशिएंसी, ठीक है। अब अगर किसी के अंदर एडीए डेफिशिएंसी होती है तो उससे क्या होता है, सो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे ताकि आप ये पूरी कहानी को समझ पाओ। ये 4 साल की लड़की थी, उसे क्या था यहाँ पे, एडीए डेफिशिएंसी था। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या होता है बेसिकली मेरा यहाँ पे एडीए डेफिशिएंसी एंड उसके क्या दिक्कत आती है उससे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि व्हाट डू यू मीन बाय माय एडीए डेफिशिएंसी ओवर हियर। अच्छा, एडीए डेफिशिएंसी स्टार्ट करने के पहले ये वाली स्लाइड समझ आ रही है ना यहाँ तक आपको कि हम यहाँ पे करना क्या चाहते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हम यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे। यस सर। अनम्यूट करके बोला करो बाबा, अनम्यूट करके बोला करो। यस सर, यस सर, यस सर। Yes, sir. राइट। अब देखो यहाँ पे करेंगे क्या हम यहाँ पे। सो व्हेन आई टॉक अबाउट माय एडीए डेफिशिएंसी, व्हेन आई डिस्कस अबाउट माय एडीए डेफिशिएंसी, इसमें होता क्या है। सो बेसिकली अगर मैं कहता हूँ कि एक पेशेंट है एंड ही इज सफरिंग विद एडीए डेफिशिएंसी, दैट मींस व्हाट, कि उस पेशेंट के अंदर एक एंजाइम नहीं बन रहा होगा एंड दैट एंजाइम विल बी माय adenosine deaminase. So I have an enzyme called as my adenosine deaminase. This enzyme is not formed. This enzyme is not formed. अब ये एंजाइम यहाँ पे क्यों नहीं बन रहा? बिकॉज अगर किसको एडीए डेफिशिएंसी है तो उसके अंदर एक फंक्शनल जीन फंक्शनल नहीं है। You have a gene जो आपको वहाँ पे काम नहीं कर रहा. So that is when we will say the person is suffering with the ADA deficiency, right? So अगर ADA deficiency है, that means that is because of a deletion of a gene. ये generally आपका होता है यहाँ पे because we have a deletion of gene और उसके वजह से the person is suffering with my ADA deficiency. अब इसमें आप पहले एक बात यहाँ पे याद रखना कि अगर किसी को ADA deficiency है तो इसके consequences क्या होते हैं, मतलब इससे प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है। तो इसके इश्यूज आपके यहाँ पे ये होते हैं that the person will have a compromised immune system, will have a compromised immune system. अब जब मैं कह रहा हूं कि किसी का compromised immune system यहाँ पे होगा तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि उसका immune system इतना strong नहीं होगा या weak होगा, rather ये कहना ज्यादा सही होगा कि ऐसे पर्सन का immune system यहाँ पे रहता है weak। इतनी बात एनसीईआरटी में मेंशन की हुई, इसको हम थोड़ा यहाँ पे डिटेल में समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगर किसी को एडीए डेफिशिएंसी है देन द पर्सन विल हैव अ कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम, मतलब उसका इम्यून सिस्टम यहाँ पे वीक रहेगा। अब हम इसे समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। याद रखना यहाँ पे आपका एक एंजाइम आपका यहाँ पे नहीं बन रहा, दिस इज माय एडेनोसाइन डियामाइनेज एंजाइम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग ओवर हियर। नॉर्मली क्या होता है आपके सेल्स के अंदर, राइट। अच्छा पहले एक बात बताओ, यहाँ पे आपके इम्यून सिस्टम के अंदर कौन से सेल्स आते हैं, व्हिच सेल्स आर इन्वॉल्वड इन द इम्यून सिस्टम? WBC, Lymphocyte. बहुत बढ़िया। सो इम्यून सेल्स में आपके आते हैं यहाँ पे WBCs, और WBC में भी अगर मैं और स्पेसिफिक जाऊं वहां पे देन यस यू हैव योर lymphocytes। बहुत सही। दिस इज व्हाट you will find coming under the category of my immune cells। ठीक है, चलो तो ये हम यहाँ पे जानते हैं। Now let's see what actually happens। आपके बॉडी के अंदर, या अगर आपका जो सेल है, समझो आपका ये WBC है, समझो यू हैव दिस WBC ओवर हियर, एक टाइप का ये आपका WBC है। ये WBC के अंदर क्या होता है कि कोई ना कोई एक मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा होता है और उस मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान एक चीज आपकी बनती है जो हम सबके अंदर बनती है। देयर इज वन प्रोडक्ट व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर द मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड दैट इज कॉल्ड एज माय डीऑक्सी एडेनोसाइन।
तो ये हम सबके सेल्स के अंदर बनता है। सो हमारे सारे जो सेल्स होते हैं, लाइक हमारे बॉडी के अंदर भी जो WBC है, उनके अंदर एक ये प्रोडक्ट आपका बनेगा एक मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान, डीऑक्सी एडेनोसाइन आपका बनता है। अब जब आपका डीऑक्सी एडेनोसाइन आपके यहाँ पे बनेगा ना, इसको हम तुरंत कन्वर्ट करते हैं इनटू समथिंग एल्स। सो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू योर डीऑक्सी आइनोसिन। याद रखना, डीऑक्सी एडेनोसाइन आपके बॉडी के अंदर WBC के अंदर बन रहा है एक रिएक्शन के दौरान, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं तुरंत इनटू डीऑक्सी आइनोसिन। अब तुरंत इसको हम कन्वर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि डीऑक्सी एडेनोसाइन आपका यहाँ पे होता है टॉक्सिक, ये होता है यहाँ पे आपका टॉक्सिक, और ये जो फॉर्म है आपका यहाँ पे, दैट इज माय नॉन टॉक्सिक फॉर्म, दिस इज माय नॉन टॉक्सिक फॉर्म। और ये जो कन्वर्जन आपका यहाँ पे हो रहा है, ये कन्वर्जन करने के लिए आपका इन्वॉल्व होता है आपका एडेनोसाइन डीएमाइनेज एंजाइम। आई थिंक अब आपको यहाँ पे स्टोरी समझ आ रही होगी यहाँ पे क्या हो रहा होगा। योर एडेनोसाइन डीएमाइनेज एंजाइम की मदद से आप ये कन्वर्जन आप यहाँ पे कर पाते हो। दिस इज द एंजाइम व्हिच इज इन्वॉल्व टू कन्वर्ट माय एडेनोसाइन डीऑक्सी एडेनोसाइन इनटू योर डीऑक्सी आइनोसिन। अब आप सोचो कि अगर मेरे पास ये एंजाइम नहीं हुआ, इफ आई एम सफरिंग विद ADA डेफिशिएंसी, देन ये तो कन्वर्जन होने से रहा फिर मेरा, राइट। अगर मेरा ADA डेफिशिएंसी है तो आप समझ जाना, देयर इज गोइंग टू बी अ बिल्डअप ऑफ डीऑक्सी एडेनोसाइन। तो यहाँ पे आपको क्या होते हुए मिलेगा? देयर इज गोइंग टू बी अ बिल्डअप, यहाँ पे आपका होगा बिल्डअप, देयर इज गोइंग टू बी अ बिल्डअप ऑफ डीऑक्सी एडेनोसाइन। इसका बिल्डअप आपको यहाँ पे होते हुए मिलता है। दिस इज व्हाट यू विल फाइंड इंक्रीजिंग इन द ब्लड, इन द सेल, राइट। अब जब ये आपके सेल के अंदर बिल्डअप होता है, अब सिंपल सी बात है ना कि आपका ये एंजाइम तो है नहीं, तो ये आपका इंक्रीज होगा, इसको कन्वर्ट आप कर नहीं पा रहे। तो जब ये आपका यहाँ पे बिल्डअप होता है सेल के अंदर, सो व्हाट विल हैपन, दिस विल लीड टू दिस विल किल द लिम्फोसाइट्स, विल किल द WBC। ये आपके WBC को यहाँ पे खत्म कर देगा। WBC इज अ जनरल टर्म, आप लिम्फोसाइट भी यहाँ पे बोल सकते हो, उसको वहां पे खत्म कर, उसकी वहां पे डेथ हो जाएगी। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि आपके WBC का अमाउंट यहाँ पे कम होने लगेगा, बिकॉज आपका ये जीन काम नहीं कर रहा। तो आपके जितने भी WBC है उनके अंदर ये रिएक्शन तो होना ही है। तो आपका जितना आपका डीऑक्सी एडेनोसाइन आपका बढ़ता जाएगा, दैट विल किल द WBC। अब आप सोचो यहाँ पे कि अगर ऐसा होता रहा तो मेरा ओवरऑल WBC का काउंट मेरा यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अगर मेरा ओवरऑल WBC का काउंट यहाँ पे नीचे आ गया, देन आई कैन क्लियरली से ना, द पर्सन विल हैव अ कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम। जो पर्सन मेरा वहां पे होगा उसका इम्यून सिस्टम यहाँ पे ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज इतना हो जाता है इम्यून सिस्टम, द पर्सन इज एज गुड एज द पर्सन ऑफ HIV। कोई भी बीमारी उसे वहां पे आसानी से हो जाती है। ट्यूबरक्लोसिस ले लो, निमोनिया ले लो, कोई दूसरे टाइप का इन्फेक्शन ले लो, वो उसे आराम से वहां पे हो जाएगा, बिकॉज उसका इम्यून सिस्टम वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। और क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ दिस ADA डेफिशिएंसी। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। तो ये चीज आपको होते हुए मिलती है। सो याद रखना, एडेनोसाइन डीएमाइनेज क्या तरीके से आपके यहाँ पे मदद कर रहा है। अगर ये नहीं होगा, देन यू विल हैव अ बिल्डअप ऑफ डीऑक्सी एडेनोसाइन इन द सेल, और उससे क्या होता है, इट विल किल द WBC अल्टीमेटली, और ऐसे ही आपका उनका काउंट वहां पे कम होने लगेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. हाँ Yes, कोमल, sir. राइट, उसके तरह ही, राइट, उसके तरह ही आपका कॉम्प्रोमाइज इम्यून होगा। सो पर्सन विल गेट अफेक्टेड टू नंबर ऑफ पैथोजेंस वेरी इजीली। सो दैट इज द केस ओवर हियर। नाउ अब हम जनरली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन जनरली लुक फॉर इन दिस कंडीशन। दो तरीके यहाँ पे जनरली डॉक्टर यूज करते हैं। एक तो आपका यहाँ पे होता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में आप क्या करते हो? आप इंजेक्शन के थ्रू आप एंजाइम्स देते हो बॉडी पर्सन्स के बॉडी के अंदर, बट ये ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता। ये लॉन्ग टर्म में आपको पूरा क्योर आपको इससे नहीं मिलता। सो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर याद रखना कि आप अपने इंजेक्शन के थ्रू आप एंजाइम देते हो पर्सन के बॉडी के अंदर, बट इवन आफ्टर डूइंग दैट इट इज नॉट समथिंग विच विल गिव यू अ कंप्लीट क्योर। इससे कंप्लीट क्योर आपको नहीं मिलता। दूसरा तरीका जो डॉक्टर्स ने ट्राई करके देखा, दैट इज योर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, that is your bone marrow transplantation।
अब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद भी वी हैव सीन दैट यू डोंट गेट अ डिजायर्ड रिजल्ट। तो ये करने के बाद भी आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलता। सो बोथ ऑफ द थिंग्स हैव बीन यूज्ड। ये कन्वेंशनल तरीके कुछ लोगों ने, डॉक्टर्स ने यूज किया, बट दे डोंट गिव अ डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब आपको रिजल्ट आपका जैसा चाहिए होता है वैसा आपको यहाँ पे नहीं मिल पाता, या मैं कहूंगा दे आर नॉट अ कंप्लीट क्योर, दे कैन नॉट आर दे हैवंट गिवन द डिजायर्ड रिजल्ट। मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे, दे डोंट गिव, नॉट एबल टू गिव डिजायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे हमारे यहाँ पे जीन थेरेपी। तो ये तो हमारा कन्वेंशनल तरीका होगा कि एक डॉक्टर ये चीजें करके देख लेता है, और जनरली इसके रिजल्ट इतने काफी खास अभी आपको यहाँ पे नहीं मिले। सो नाउ यू कैन एक्चुअली गो फॉर द जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी में आप यहाँ पे क्या करते हो, व्हाट डू डू ओवर हियर इन द जीन थेरेपी? आप पहले जो पेशेंट है, जो अफेक्टेड है, उसमें से आप निकाल के लाओगे कुछ WBC। सो जो आपका यहाँ पे पर्सन अफेक्टेड होगा ना, उस पर्सन में से आप निकाल के लाओगे। सो यू विल कलेक्ट द WBCs ओवर हियर। वी आर गोइंग टू कलेक्ट the lymphocytes। so lymphocytes को आप करोगे यहाँ पे कलेक्ट उस पेशेंट में से। ठीक है, तो समझो आपने कुछ कलेक्ट किया, यहाँ पे lymphocytes आपने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। तो ये कुछ lymphocytes है जो आपने निकाल लिया बाहर बिना बताए, ऑब्वियसली बता के निकालोगे आप। सो यू टेक आउट दिस lymphocytes ओवर हियर। और जब आपने यहाँ पे lymphocytes आपने यहाँ पे निकाल लिए, सो नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग ओवर हियर, इनके अंदर हम डालेंगे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये लिम्फोसाइट्स के डीएनए के अंदर हम पहुंचाएंगे हमारा फंक्शनल जीन। तो फंक्शनल जीन को मैं कैसे पहुंचाऊंगा? फंक्शनल जीन को पहुंचाने के लिए आई विल हैव टू यूज माय रेट्रोवायरस। यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा मेरे यहाँ पे रेट्रोवायरस को। सो हियर आई विल बी यूजिंग माय रेट्रोवायरस। तो ये समझो मेरे यहाँ पे रेट्रोवायरस, दिस इज माय रेट्रोवायरस। अब जो मेरे यहाँ पे मुझे रेट्रोवायरस यहाँ पे मिलेगा, द रेट्रोवायरस व्हिच आई विल बी फाइंडिंग ओवर हियर। रेट्रोवायरस के अंदर यू विल हैव योर रेट्रोवायरल, इसका जो जीन होगा, इसका जो डीएनए होगा, आरएनए होगा, इसके अंदर हम लगाएंगे हमारा फंक्शनल जीन। तो इसके अंदर मैं लगा दूंगा मैंने यहाँ पे फंक्शनल जीन। सो आई विल ऐड माय फंक्शनल जीन ओवर हियर। तो यहाँ पे मैंने लगाना है मेरे यहाँ पे फंक्शनल जीन। तो जब मैं अपना यहाँ पे एक फंक्शनल जीन लगा रहा हूँ, सो व्हेन आई एम एडिंग ओवर हियर माय फंक्शनल जीन, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नाउ व्हाट आई डू ओवर हियर, अब मेरे रेट्रोवायरस में बोलूंगा कि जाओ इन्फेक्ट करो, जाओ। ये मैंने अपने जीन यहाँ पे लगा दिया, फंक्शनल जीन मतलब मेरा एडी वाला, एडेनोसाइन डिहाइड्रोजिनेज वाला जीन मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मैं से बोलूंगा कि जाओ इन्फेक्ट करो। तो सिंपल सी बात है, आप जानते हो कि रेट्रोवायरस को हम पहले भी यूज करते थे हमारे जीन को सेल्स के अंदर पहुंचाने के लिए, वी यूज्ड टू डू दैट। तो वही चीज आपकी यहाँ पे भी होगी। तो रेट्रोवायरस की मदद से व्हाट विल हैपन, ये तो करेगा इन्फेक्ट आपका इन सेल्स को, एंड इसकी वजह से क्या होगा, ऑल द सेल्स विल हैव द जीन, ऑल द सेल्स एंड देयर डीएनए विल हैव द फंक्शनल जीन। तो सारे सेल्स के डीएनए के अंदर आपका फंक्शनल जीन आपके यहाँ पे पहुंच चुका है। दिस इज व्हाट वी डू ओवर देयर। अब जब आपने ये कर लिया, तो इसके बाद आपने क्या करना है, इन सेल्स को वापस से बॉडी के अंदर डाल देना है अगेन। सो ये जो सेल्स आपने यहाँ पे कलेक्ट किए थे, सो नाउ द सेल्स कैन बी brought back into the person body. Now you can send them, you can like bring them back into the body. So you can bring them back into the body. ये चीज आप कर सकते हो आपके जीन थेरेपी के अंदर। दिस इज व्हाट यू डू ओवर हियर। बट ये करने का एक नुकसान यहाँ पे ये है कि आपको ये चीज मल्टीपल टाइम्स करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके सेल इमॉर्टल तो है नहीं, आज नहीं तो कल उनको मरना है, राइट? सो वंस द सेल विल डाई, आपका जीन भी चला जाएगा उसके बाद। तो ये जब आप प्रोसेस यहाँ पे रन करोगे, ये आपका जीन थेरेपी है। दैट इज व्हाट यू डू। आप फंक्शनल जीन को अपने ग्रुप ऑफ सेल्स में डालते हो और उन सेल्स को वापस से बॉडी के अंदर आप रिलीज कर देते हो। लेकिन जब आप ये कर रहे हो, आप जानते हो कि आपके सेल्स की आज नहीं तो कल डेथ होनी है, और अगर आपके सेल्स की यहाँ पे डेथ होनी है तो आपको ये प्रोसेस आपको मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक परमानेंट क्योर है, दिस इज नॉट अ परमानेंट क्योर। ये प्रोसेस आपको पेशेंट के अंदर मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, डिपेंड्स ऑन कि कितना सीवियर कंडीशन है वहां पे, बट दिस हैज टू बी डन मल्टीपल टाइम्स, तभी आपको वहां पे आपका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन आपको वहां पे मिल सकता है। सो याद रखना, दिस इज नॉट अ परमानेंट क्योर। याद रखना, दिस इज, इट इज नॉट अ परमानेंट क्योर, बट ये करा जाता है। दिस इज माय जीन थेरेपी इन द रियल सेंस, दिस इज नॉट अ परमानेंट क्योर, बट दिस इज व्हाट यू डू इन दिस, राइट? तो पहले ये बताओ, क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. यस सर। और कुछ Yes, sir. पूछ लो, कोई चीज अगर समझ आए ना तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है? सो ये हम यहाँ पे कर लेते हैं।
तो परमानेंट क्योर यहाँ पे तो हमें मिल नहीं रहा, बट एक तरीका है जिसके तो आपको यहाँ पे परमानेंट क्योर आपको यहाँ पे मिल सकता है. व्हाट इज दैट तरीका? तरीका आपका यहाँ पे ये है कि इफ यू अंडरस्टैंड द कंडीशन, अगर आपको पता लग जाता है आपकी जेनेटिक कंडीशन के बारे में अर्ली स्टेज पे. सो इफ यू आर एबल टू डिटेक्ट द जीन डिफेक्ट, if we are able to detect the gene defect at embryonic stage, अगर आपको जीन डिफेक्ट पता लग रहा है आपको यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर, at the early embryo stage, तो आप काफी कुछ यहाँ पे आप कर सकते हो. अगर आपको अर्ली एम्ब्रियो स्टेज पे अगर आपको पता चल जाता है कि यार इसमें तो कोई जीन डिफेक्ट आपका होने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो आपका यहाँ पे कि समझो आपका ये एम्ब्रियो है. नाउ यू नो दैट कि एम्ब्रियो के अंदर यू हैव फ्यू सेल्स, एम्ब्रियो के अंदर यू विल हैव फ्यू सेल्स आपके यहाँ पे होंगे, राइट. चलो हम थोड़ा और बनाते हैं. लेट्स मेक वी हैव 8 सेल्स ओवर देयर, राइट. तो इन 8 सेल्स के अंदर अगर मैं डाल दूं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो मेरा काम यहाँ पे बन जाएगा. सो अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर, तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर अगर मैं अपने यहाँ पे जीन को प्रोवाइड कर, अगर मैं जीन को अपने यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ, सो इफ आई अलाउ द जीन टू गो, फंक्शनल जीन अगर मेरा यहाँ पे है, इफ द फंक्शनल जीन इज बीन सेंड इनसाइड द सेल्स ऑफ द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो मेरा फंक्शनल जीन जो मेरा यहाँ पे जीन है, अगर मैं इसको पहले ही डाल देता हूँ अर्ली स्टेज के अंदर, सो द जीन विल बी देयर इन ऑल द सेल्स. और एक बार मैंने जीन इन अर्ली स्टेज के ऊपर डाल दिया, तो इसमें से जो भी सेल्स बनेंगे उन सबके अंदर मुझे वहां पे जीन देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा. तो ये चीज याद रखनी है. अगर मैं ये कर लेता हूँ, देन इट इज गोइंग टू बी अ परमानेंट क्योर. तो मुझे परमानेंट क्योर चाहिए, देन आई हैव टू ऐड माय फंक्शनल जीन, आई नीड टू ऐड माय फंक्शनल जीन एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज. मुझे मेरा फंक्शनल जीन डालना पड़ेगा मेरे अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर. अगर मैं ये कर देता हूँ, देन उसके बाद जो उसमें से फीटस बनेगा उस एम्ब्रियो में से, दैट विल नेवर हैव अ कंसर्न ऑफ एडेनोसाइन डियामाइनेज का, कभी नहीं रहेगा कंसर्न. द पर्सन विल हैव अ नॉर्मल फंक्शनल जीन, क्योंकि हम उसे अर्ली स्टेज पे डाल चुके हैं. आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो. जब आपके 4, 5, 8, 10 सेल थे, आपने तभी डाल दिया जीन को. अब उसमें से जितने भी सेल बनेंगे, 1000, 2000, लाखों, उन सबके अंदर आपका जीन रहेगा. So this over here can become my functional cure, permanent cure. Sorry, this becomes my permanent cure. बस वही है कि आपको यहाँ पे डिटेक्ट अर्ली करना पड़ेगा. अगर डिटेक्शन आप अर्ली कर पाते हो, तभी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो. और एल्स देन यू हैव टू, अगर आप डिटेक्शन अर्ली नहीं कर पा रहे, देन सिंपल सी बात है, आपको ये करना पड़ेगा फिर लाइक मल्टीपल ओकेजन्स के ऊपर. तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कि जो 4 साल की लड़की थी ना हमारे पास यहाँ पे, इसके साथ उन्होंने वहां पे वही किया होगा. They must have done this. ग्रुप ऑफ सेल्स निकाले, उसके अंदर फंक्शनल जीन डाला, और फिर वो ग्रुप ऑफ सेल्स उस लड़की के अंदर डाल दिए. और यही चीज उन्होंने वहां पे मल्टीपल टाइम्स की होगी, जस्ट टू मेक श्योर दैट शी हैज अ नॉर्मल लाइफ, राइट. क्योंकि आप 4 साल की लड़की में आप एम्ब्रियोनिक लेवल पे तो डाल नहीं सकते. सो दैट इज समथिंग दैट कैन दे मस्ट हैव बीन डन ओवर देयर. ठीक है. सो याद रखना किस कंडीशन में आप परमानेंट क्योर निकाल सकते हो और किस कंडीशन के अंदर आप परमानेंट क्योर आपको नहीं मिलेगा. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड ऑल हैपनिंग इन माय जीन थेरेपी. क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एविडेंस देखते हैं समझ आने का या नहीं आने का बाय सॉल्विंग सम क्वेश्चन. 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर एनसीईआरटी की कुछ चीजें आपको बता दूंगा. यहाँ पे समझ आ जाएगा. अगर इतना समझ आ रहा है तो एनसीईआरटी वाली बातें आपको समझ आ जाएंगी. बट लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ जी, हैंड रेज करिए इसके लिए. फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए, हैंड रेज करिए, तब तक मैं अपना चार्जर कनेक्ट करता हूँ. माय लैपटॉप इज लाइक, बस हो गया. ऑलराइट, ठीक है. सो सम पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड. बताइए कंचन, क्या होगा इसका आंसर? Sir, option D. हिंदी लग रहा है आपको यहाँ पे. दीप्ति, क्या लग रहा है आपको? Sir, option D. ठीक है. दीप्ति, एक और बात बता दो मुझे, एक छोटी सी बात बता दो मुझे यहाँ पे, कि अगर ये एंजाइम नहीं होता तो क्या दिक्कत आती है पर्सन के बॉडी के अंदर? अरे दीप्ति, बता सकते थे, सिंपल सा सवाल था. खैर कोई नहीं. एनीवन एल्स वांट टू टेल मी, इफ यू हैव नो एंजाइम प्रेजेंट इन द बॉडी, देन व्हाट विल हैपन? Sir, suspension के बाद compromise immune system होगा. You will have a compromised immune system, right? आपका immune system आपका weak हो जाएगा, and you can have any kind of disease over there, right? By the way, option D आपका यहाँ पे सही आंसर है. That's what you are telling me, and that's correct answer. ठीक है. ये वाला हम करते हैं यहाँ पे. Which of the following statement is not correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट नहीं है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, एंड देन रेज योर हैंड. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही नहीं है? सो लीजिए, अपना वक्त लीजिए, एंड देन रेज योर हैंड ओवर हियर.
ऑलराइट, बताइए उन्नति क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन सी। ओके, कोमल पांडे आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। चेतना? सर सी ऑप्शन। That is going to be a correct answer. The functional insulin has A and B chain linked together by a hydrogen bond. ये आपका स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था आपके यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड. So this is why this statement over here becomes my incorrect one. मैच द फॉलोइंग कर दो, ये भी कर सकते हो जाएगा, वो कुछ नहीं इसके अंदर, कर लो, सब हो जाएगा, सिंपल है. You can do this. बताओ प्रिंस, क्या लग रहा है इसका आंसर यहाँ पे? ये लग रहा है. ओके, बताइए कशिश, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे आंसर? सर ऑप्शन ए। डिम्पल, लिख दीजिए आपका आंसर चैट में, और कोई बता दे मुझे कि डिम्पल ने क्या लिखा है. सर ये लिखा है। सर ऑप्शन ए लिखा है। सर ऑप्शन ए। ऑलराइट, ठीक है, सब लोग ये बोल रहे हैं यहाँ पे. चलो देखते हैं, आप लोग अगर एक कह रहे हो तो देखते हैं यहाँ पे क्या है. सो यहाँ पे सबसे बढ़िया तरीका, मतलब आंसर कैसे मिलता है, क्योंकि बीटी कॉटन के साथ आपका यहाँ पे आपको लगेगा सिर्फ बैसिलस thuringiensis, पर कुछ देखना ही नहीं है. राइट, सो बीटी कॉटन के साथ यहाँ पे लगा बैसिलस thuringiensis आपको यहाँ पे याद रखना है. ठीक है, दैट्स वन थिंग. देन यू हैव एडेनोसाइन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी जो आपको यहाँ पे है, इसके साथ आपका यहाँ पे आएगा आपका जीन थेरेपी. राइट, ऑलवेज आरएनए इंटरफेरेंस के साथ आपका यहाँ पे आएगा सेलुलर डिफेंस. राइट, क्योंकि ये सेल्स के अंदर आपका होता है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह ये इस्तेमाल किया जाता है सेल्स के अंदर, दैट्स अ सेलुलर डिफेंस. एंड पीसीआर का इस्तेमाल किया जा सकता है टू डिटेक्ट द एचआईवी. अब एचआईवी को लेकर हमने सुना था, यहाँ पे पढ़ा था, अलाइजा का इस्तेमाल किया जाता है, तो अलाइजा तो आपका रहेगा ही रहेगा. याद है ना, ये हमने ये टर्म देखा था, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे. तो अलाइजा तो आपका होता ही है, बट अलाइजा के साथ साथ आप पीसीआर का भी इस्तेमाल कर सकते हो एचआईवी डिटेक्शन के लिए. सो यस, ऑप्शन बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर. बहुत बढ़िया, ठीक है. बताइए इसका आंसर आप लोग अनम्यूट करके वैसे ही बोल दो जोर से, इसका आंसर क्या होगा? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन में सर जीन थेरेपी। बहुत सही. इसके लिए हैंड रेज करो, ज्यादा ही सिंपल सवाल है ये तो. स्टिल बताइए मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। मुस्कान गुप्ता सर ऑप्शन बी। एंड कोमल शर्मा सर ऑप्शन बी। एंड दिशा. अच्छा, दिशा चैट में आंसर लिख रही है शायद से. ऑलराइट, कशिश आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। दिशा, ये कशिश मुझे ये बताओ कि ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड ब्रिज जो आपने बोला, ये तो आपको यहाँ पे सही है. जब आपका प्रो इंसुलिन बनता है, तो प्रो इंसुलिन में आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती है, बताइए कशिश. अरे, जब आपका प्रो इंसुलिन बनता है, जब आपका प्रो इंसुलिन बनेगा विच इज अ प्रो हार्मोन, इसमें आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिल जाती है? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू. सर ए पेप्टाइड बॉन्ड और बी पेप्टाइड बॉन्ड। बॉन्ड नहीं बोला आपको, ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड. ए पेप्टाइड मतलब ए प्रोटीन, बी पेप्टाइड मतलब बी प्रोटीन. और क्या मिलता है? यू विल ऑल्सो फाइंड सी पेप्टाइड ओवर देयर. ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड आपको हमें मिलेगा, और फिर इसका हम प्रोसेसिंग करके हम सी पेप्टाइड को निकाल देंगे. कशिश, ये बात होता है इसके अंदर, याद रखो ये सब. ठीक है, ऑलराइट. सो नाउ थिंक केयरफुली एंड देन गिव द करेक्ट आंसर ओवर हियर. इसमें से कौन सा आंसर आपके यहाँ पे सही हो सकता है? इट इज मच मोर करेक्ट. पूछा आपसे ये गया है कि एडीए का परमानेंट क्योर कैसे निकलेगा? मे बी द क्योर परमानेंटली बाय, कैसे हम इसे परमानेंटली यहाँ पे हम क्योर कर सकते हैं? बोलिए अंशिका शर्मा, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। अंशिका शर्मा यहाँ पे कह रहे ऑप्शन सी. नहीं सर, गलत ऑप्शन मैंने देख लिया, बी वाला. पक्का? मैं तो सी करता. अंशिका, आप क्या करना चाहते हो, सी करना चाहते हो या बी करना चाहते हो? सर बी वाला, क्योंकि अर्ली एम्ब्रियो स्टेज पे परमानेंट क्योर हो पाएगा. अगर आप कह रहे हो तो फिर ठीक है. अभिषेक बताओ क्या होगा इसका आंसर? सर बी है सर. बी है, ऑलराइट, दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ अ बोन मैरो सेल्स, बेसिकली यहाँ पे ये सही से फ्रेम नहीं हुआ है. इट शुड हैव अ जीन फ्रॉम अ बोन मैरो सेल्स. राइट, आप जीन यहाँ पे निकाल दो बोन मैरो सेल्स में से,
producing ADA into a cells at an early embryonic stage, right? So that is why option B बनेगा यहाँ पे as a correct answer. ये इसका भी आंसर आप दे सकते हो. Which of the following is commonly used to transfer foreign DNA into a crop plant? इनमें से कौन सा हम इस्तेमाल करते हैं to transfer a foreign DNA into a crop plant? बताइए बताइए, कौन बताएगा इसका आंसर जल्दी से. बोलिए हिम्मत सिंह, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? हिम्मत सिंह यहाँ पे 4 कह रहे हैं. चेतना क्या लग रहा है इसका आंसर? सर डी. चेतना मुझे ये बताओ कि जो एग्रोबैक्टीरियम है इसके अंदर एक प्लाज्मिड होता है, उसका नाम क्या होता है? द प्लाज्मिड यू हैव इन द एग्रोबैक्टीरियम, उसका नाम क्या होता है प्लाज्मिड का? अरे नहीं बेटा, ऐसा थोड़ी करता है कोई. पीयूष बताओ क्या क्या नाम होगा उस प्लाज्मिड का वहां पे? इट इज माय टीआई प्लाज्मिड. ठीक है, अब मुझे बताओ प्रिंस, आप बता दो कि टीआई प्लाज्मिड के अंदर एक हमारा लगा होता है यहाँ पे छोटा सा जीन लगा होता है यहाँ पे, और वो जीन कॉज कर सकता है ट्यूमर फॉर्मेशन. तो जो जीन होता है या डीएनए होता है, उस डीएनए को हम क्या बोलते हैं? ऑलराइट, नो आंसर. मुस्कान कुमारी, कुछ याद आ रहा है? एनीवन रिमेंबर दिस कि टीआई प्लाज्मिड जो यहाँ पे आपका जो जीन होता है, डीएनए होता है, टी डीएनए हम उसे यहाँ पे बोलते हैं, और ये डीएनए आपका वहां पे ट्यूमर फॉर्मेशन आपका वहां पे कर सकता है. ऐसी चीजें आप कैसे भूल जाते हो एकदम से? ये सब तो पढ़ा है हमने. ठीक है, so this is what we have done. So that is what we have done आज के क्लास के अंदर. So this is not something we are going to start right now. So आज की क्लास में बेसिकली हमने हमारे यहाँ पे कवर किया है, we are done with the genetic engineering of genetically engineered insulin, and we are done with your gene therapy. I would strongly recommend कि इसे जाके आप एक बार इनसाइड में से पढ़ लो, आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ आ जाएगी. ठीक है, सो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है आपके यहाँ पे फंक्शनल एडीए cDNA यूजिंग अ रिट्रोवायरल वेक्टर, तो बेसिकली यहाँ पे क्या करें, एक फंक्शनल जीन को हम डाल रहे हैं, लिम्फोसाइट के अंदर पहुंचा रहे हैं. cDNA का मतलब होता है आपके यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. cDNA स्टैंड फॉर माय कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. ये कैसे बनाया जाता है मैं आपको बाद में बता दूंगा. इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट एक इन्फॉर्मेशन के तरीके से मैं आपको बता दूंगा. बट आप इतना याद रखो कि यहाँ पे अपना जीन है ना, वो हम डाल रहे हैं हमारे रिट्रोवायरस के अंदर, और उसके थ्रू हम पहुंचाएंगे हमारे लिम्फोसाइट्स के अंदर. दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू. बाकी चीजें आप अपने एंड से पढ़ सकते हो. यू कैन रीड फ्रॉम योर एंड एंड यू विल अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच आई हैव टॉट यू. तो एक बार इसे आप खुद से देख लो यहाँ पे, अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, एंड दीज आर द टॉपिक्स वी हैव कवर्ड. सो अगली बार जब हम लोग वापस मिलेंगे, सो मोस्ट लाइकली आपका शायद चैप्टर खत्म हो जाए. मोस्ट लाइकली इट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ रही है तो हम सुकून से आगे बढ़ के चैप्टर को खत्म कर सकते हैं. और अगर आप चाहते हो कि सर कोई चीज रिपीट कर दी जाए, देन वी कैन डू द रिवीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. सो इट डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन आपका कवर हो चुका है. नाउ द थिंग व्हिच आर रिमेनिंग इन दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी योर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एथिकल इश्यूज, बायोपायरेसी एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. दैट्स इट. ये 4 टॉपिक आपके बाकी है व्हिच शुडंट टेक मोर देन 1 hour इफ एवरीथिंग गोज राइट. So yeah, that's it from my end. कोई सवाल होता है अपना सवाल यहाँ पे पूछ सकते हो. If you have any kind of questions, then please go ahead and ask your questions. अगर कोई सवाल आपका नहीं है यहाँ पे, तो आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है. हम लोग मिलते हैं वापस कल एक बार फिर सेम टाइम पे, नॉट सेम टाइम एग्जैक्टली, बट we'll catch you again tomorrow. 8:45.